बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वो कैसे आएगा देखो। अच्छा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इसके बाद एक और टॉपिक आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और तो ये और अगला वाला जो हमारा टॉपिक आएगा जिसमें हम स्क्यू लाइन्स के बीच में, इसी का एक सब टॉपिक बोल सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 5 और 6 मार्क्स में पहले पूछा जाता था। पहले पूछा जाता था मतलब जब तक टर्म 1 एंड टर्म 2 नहीं था तब तक ये पूछा जाता था। तो अब मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये इम्पोर्टेंसी इसकी कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करने जाते हैं, पहली चीज़ तो ये कि अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इन स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो स्पेस में लाइन आएगा वो कितने तरीके से हम लोग बात करेंगे इन लाइन के बारे में। तो ये कुल हमारा क्या होता है, 3 टाइप के लाइन हो सकते हैं। पहला टाइप हमारा होता है कि द लाइन्स which are parallel to each other। ठीक, दूसरा मतलब एक लाइन दूसरे की लाइन के पैरेलल होगा। दूसरा, द लाइन्स which are intersecting at a single point, तीसरा, the lines which are neither parallel nor intersecting। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, इसी को अच्छा यही लाइन हमारा क्या होता है, इसको स्क्यू लाइन्स बोलते हैं। ऐसी मतलब स्क्यू लाइन्स का मतलब ये हुआ, देखो पहली चीज़ तो ये कि पहला वाला हमारा कन्फ्यूजन कोई नहीं है कि मान लो 2 लाइन को कैसा भी पर पैरेलल ऐसे हो सकता है। पहले वाले की द लाइन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, द लाइन्स दूसरे वाले की बात किया जाए, द लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। मान लो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है स्पेस में, कहीं जा कर के इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। तीसरा लाइन मान लो हमारा स्क्यू लाइन्स कैसा हो जाएगा, ये एक लाइन हो गया और एक दूसरा लाइन, ये जो डॉट किया हूँ इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हो, ये डॉट का मतलब क्या हुआ, या तो ये अंदर की तरफ लाइन जा रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये ना तो इंटरसेक्ट कर रही हैं और ना तो पैरेलल हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस टाइप का स्पेस सॉरी, क्योंकि ये इस टाइप की लाइन है जिसमें ना तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और ना तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक लाइन ऐसे जा रहा है, दूसरा लाइन बाहर की तरफ बोर्ड के अंदर या बोर्ड के बाहर की तरफ शो हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्क्यू लाइन्स कहलाती हैं। ठीक, तो अब पहले वाले के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला वाला हमारा क्या है कि द लाइन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मान लिया हमने एक लाइन ले लिया वेक्टर फॉर्म में, लाइन 1, जिसको हमने बोल दिया R1 इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। और दूसरा हमने ले लिया, मान लो दोनों लाइन के बीच में मान लो हम कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये हमारा क्या जाएगा, A2 प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर ही होगा। क्यों B1 वेक्टर होगा B1 वेक्टर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हमने पैरेलल बोला है। तो पैरेलल बोला है तो यहाँ पे भी B1 होगा और यहाँ पे भी B1 होगा। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन का इक्वेशन होता है, इस लाइन के इक्वेशन को हम लोग कैसे बोलते हैं, अ लाइन विच इज पासिस थ्रू A1 एंड इज पैरेलल टू B1। तो B1 के पैरेलल है तो ये भी तो B1 के पैरेलल होगा, समझ रहे हो। तो ये आ जाएगा। अब अगर मान लो हमको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, मान लो एक लाइन हो गया और एक दूसरी लाइन हो गया। ठीक है, तो मान लो ये लाइन कहाँ से पास कर रहा होगा, मान लो A2 से पास कर रहा होगा और ये लाइन मान लो
कहीं यहाँ से पास कर रहा होगा, A1 से पास कर रहा होगा। इस पॉइंट को मान लो हमने A बोल दिया, इस पॉइंट को मान लो हमने C बोल दिया, और इस पॉइंट को मान लो हमने B बोल दिया, ठीक। और ये भी B वेक्टर होगा और ये भी B वेक्टर होगा। इन तीनों को मैं ऐसे पहले मिला लेता हूँ। तो अगर मान लो मैं इनको ऐसे लिखता हूँ मिला करके, मान लो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बोल दिया, ठीक। अगर मान लो हमने इनके बीच का एंगल ये थीटा ले लिया, तो बेसिकली हमको क्या फाइंड आउट करना है, BC निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हुआ ना, ये 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हमने कल फार्मूला वैसे भी कल कैलकुलेट करके बताया था। क्या बताया था, यहाँ पे देखो ये है ना, CM जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, C वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस B डिवाइड बाई B। तो चाहे तो दोबारा हम निकाल सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर मान लो हमको BC निकालना है, तो BC वेक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर, A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाई B का मॉड, और इस पूरे का मॉड ऐसे लिख दिया, ठीक। तो यही हमारा क्या जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ये हमारा फार्मूला आ जाता है। द लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। तो किसी सिंगल पॉइंट पे अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच क्या वैल्यू आएगा, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा, 0। मतलब दूसरे वाले को हमको तो कैलकुलेट करना नहीं है, तीसरे वाले के बारे में देख लेते हैं। तीसरे वाले में अगर मान लो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मान लो हमने दिया हुआ है, बोला जाएगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशन आर गिवन। R वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस J प्लस लेमडा टाइम्स 3I प्लस 4J माइनस 2K, और दूसरा दिया हुआ R वेक्टर इज इक्वल टू 2I प्लस 3J प्लस म्यू टाइम्स 6I प्लस 8J माइनस 4K। ये हमारा दिया हुआ, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट किया, और वेक्टर फॉर्म में ही आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो x माइनस x1 अपन क्या आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपन B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपन C1। दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस x2 अपन A1, क्योंकि पैरेलल है तो डायरेक्शन का रेशियो वही आएगा, या डायरेक्शन को साइन, x माइनस x2 y माइनस y2 अपन B2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपन C2, ठीक है। अब अगर मान लो हमारा वेक्टर फॉर्म में जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर दिया हुआ का मॉड दिया हुआ है ना, तो अगर मान लो हम यहाँ से कंपेयर करें, वैल्यू अगर मान लो निकालते हैं, तो A2 वेक्टर और A1 वेक्टर क्या आएगा, x2 माइनस x1 आएगा, है ना, y2 माइनस y1 आएगा, और z2 माइनस z1 आएगा, ठीक। अगर मान लो क्रॉस प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, या इससे इसको मान लो आई जे के के फॉर्म में, जैसे सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूँ आई जे के फॉर्म में अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ, इसका किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बी के साथ, बी के साथ यानी बी A1I प्लस B1J प्लस C1K के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो अगर मान लो मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ, देखो क्या आएगा, IJK, ठीक है। और फिर हमारा आ जाएगा क्या चीज़, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और ये A1 B1 एंड C1। इसको सॉल्व कर लिया तो देखो क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा I इंटू, सॉल्व करेंगे तो C1 इंटू y2 माइनस y1, फिर प्लस B1 इंटू z2 माइनस z1, फिर माइनस j इंटू क्या लिखेंगे, C1 इंटू x2 माइनस x1, और फिर माइनस A1 इंटू z2 माइनस z1।
फिर प्लस के इंटू क्या चीज़ b1 इंटू x2 माइनस x1 यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ माइनस होगा, b1 इंटू x2 माइनस x1 माइनस a1 इंटू y2 माइनस y1। ठीक, तो ये हमारा मान लो वैल्यू आएगा। अब अगर इनका मॉड निकालना है जस्ट सपोज, क्योंकि हमको इसका मॉड तो कैलकुलेट करना है ना, तो अगर मॉड निकालोगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, इस पूरे का मॉड, इस पूरे का मॉड, इस पूरे का मॉड, तो बहुत लेंदी इक्वेशन आ जाएगा एक तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे अच्छा ये है कि इसको अगर मान लो इस तरीके से दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इन जनरल वेक्टर फॉर्म में ही कैलकुलेट कर लेंगे, या अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ से आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया a2 माइनस a1 क्रॉस b। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा एक्चुअली, क्योंकि अभी हमने ये वैल्यू ऐसे लेके किया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। जब आप x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ये कैलकुलेट करोगे ना, तो अपने आप आपका रिजल्ट थोड़ा छोटा दिखेगा, समझ रहे हो। तो कैलकुलेट कर लिया, फिर इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका मॉड ले लिया, फिर b वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर दिया, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए मैं कोई पार्टिकुलर फार्मूला डिज़ाइन करने के लिए नहीं बोलूँगा, और ना ही कोई आपको फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं किसके बारे में, स्क्यू लाइन्स के बारे में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। तो नेक्स्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। और कोई आपसे पूछता है कि स्क्यू लाइन्स क्या होती हैं, तो क्या बोलोगे, द लाइन्स इन स्पेस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, न तो पैरेलल हैं और न तो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो वो स्क्यू लाइन्स कहलाएंगे। तो मान लिया पहले वेक्टर फॉर्म में, हमने मान लो वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, तो एक वेक्टर इक्वेशन हमने लिखा r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा टाइम्स b1 वेक्टर, और दूसरा वेक्टर मैंने हमने ले लिया r इज इक्वल टू a2 प्लस लेमडा टाइम्स b2 वेक्टर। ठीक, तो अगर मान लो हमको इन दोनों स्क्यू लाइंस के, मान लो हमने दो स्क्यू लाइंस भी ले लिया, कैसे, जस्ट सपोज एक लाइन ऐसे ले लिया और एक लाइन ये अंदर से आएगा, तो मतलब जस्ट सपोज कुछ ऐसे हमने ले लिया इस तरीके से, ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, 3D टाइप में ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, 3 डायमेंशनल है। तो मैंने क्या किया, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा। जब यहाँ से इससे पास करेगा तो इसके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो यहाँ से ऐसे आएगा, इस तरीके से मान लो आ रहा होगा, लेकिन ऐसे है और ये लाइन ऐसे जा रहा है। ठीक, मतलब पैरेलल लाइन का केस क्या हुआ, ये हमारा दोनों ऐसे आ रहा होगा, एक ही लाइन में ऐसे जा रहा है, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब ये ऐसे आ रहा होगा, और स्क्यू लाइन्स मतलब ये जो इसे कट कर रहा था लाइन, इसको मैंने ऐसे ऊपर उठा दिया। तो जब ये ऊपर उठा दिया तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे हो रहा है, ये कभी एक दूसरे को ना कट करेंगे ना पैरेलल है, समझ रहे हो, ऐसे जा रहा है, ये बोर्ड इनसाइड द बोर्ड जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, यही तो आएगा जो ये हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, जहाँ पे इसको ऐसे टच कर रहे हैं, तो ये जो लाइन टच कर रहा है समझ जाओ ऐसे, तो यही लाइन हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। समझ गए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमको कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, इन दो पॉइंट्स को हमने बोल दिया, एक जस्ट सपोज इसको हमने बोल दिया क्या चीज़, इसको क्यू बोल दिया और इसको पी बोल दिया। ठीक, पी क्यू बोल दिया, और इस लाइन को हमने मान लो यहाँ से एक बोल दिया कि जस्ट सपोज मान लो एक लाइन ऐसे आ रहा होगा, जो कि मतलब लाइन मान लो पास कर रहा होगा, ये वाला लाइन, ये लाइन L1 है और इसको हमने L1 बोला है, इसको L2 बोल दिया। तो ये L1 लाइन A1 वेक्टर से मान लो पास कर रहा है, और दूसरा लाइन मान लो हमारा कहाँ से पास कर रहा है, A2 वेक्टर से। ठीक, तो ये PQ, और इसको हमने मान लो बोल दिया ये R पॉइंट है और ये S पॉइंट है। तो ये R और S मान लो इस तरीके से ये पॉइंट है, समझ गए।
तो अगर मान लिया हमको क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट वेक्टर अलोंग, अगर मान लो मैं पी क्यू वेक्टर के निकालता हूँ, पी क्यू वेक्टर के अलोंग मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूँ, ठीक है। पी क्यू वेक्टर के अलोंग मतलब पी क्यू वेक्टर के साइड में, डायरेक्शन में अगर मैं ये निकालूँ यूनिट वेक्टर, तो वो क्या आएगा। और क्यों निकाल रहा हूँ ये देखो आप, मैंने क्या किया, पहले यहाँ लिखा कि द यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर मैंने डायरेक्शन मैंने पी से क्यू की तरफ ले लिया है ना, पी क्यू वेक्टर ले लिया। तो अगर मान लो पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, b1, भाई पहले लाइन का इक्वेशन ये है b1, और मतलब डायरेक्शन कोसाइन, पहले लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो जिसके पैरेलल जा रहा था वेक्टर, तो ये पैरेलल वेक्टर है और ये पैरेलल वेक्टर है, तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर एक्चुअली है ना, ये समझ रहे हो ना, ये 3D में है, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लाइन है और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लाइन है। ये मैं इसको थोड़ा सा एरो को मिटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न हो रहा है आप लोगों को। तो मैंने क्या किया, ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था। तो b1 क्रॉस b2 दोनों पे परपेंडिकुलर लाइन, यूनिट वेक्टर हमारा ये निकल के आएगा। ये फार्मूला किसका होता है, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, समझ रहे हो। तो n वेक्टर इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मॉड, ये आ जाएगा, समझ गए, ये n वेक्टर आ गया, ठीक। अगर मान लो इनके बीच का डिस्टेंस, जस्ट सपोज मान लो d होगा, तो हम अगर मान लो डिस्टेंस की बात करें, सो द डिस्टेंस बिटवीन, या लेट, इसको लेट बोल देते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज d, तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, dn कैप आ जाएगा। अब dn कैप का वैल्यू अगर मान लो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो देखो कैसे आएगा। मैंने क्या किया कि मान लेते हैं इन दोनों के बीच, यानी SR ये हमारा एक वेक्टर है, ठीक है, SR वेक्टर और PQ वेक्टर, या ये SR वेक्टर और PQ वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं हम थीटा मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक नया टर्म्स लोगे, क्या चीज़, लेट द एंगल बिटवीन PQ वेक्टर एंड SR वेक्टर इज थीटा। तो अगर ये क्यू बना दिया मैंने, ये एक्चुअली क्या होगा, थीटा, ठीक। तो थीटा हमारा अगर मान लो हमको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पी क्यू डॉट एस आर इज इक्वल टू पी क्यू का मॉड फिर एस आर का मॉड और इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। तो अगर मान लो हमको कैलकुलेट करना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या निकल के आएगा, पी क्यू का वेक्टर पी क्यू डॉट एस आर वेक्टर डिवाइड बाई पी क्यू का मॉड और एस आर का मॉड, ठीक। देखो हो क्या रहा है कि मान लो ये हमारा दो वेक्टर है ऐसे, ठीक, ये हमारा तो ये दो वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक। इस पे एक कोई पॉइंट ले लिया, मतलब पेंसिल पे, ये जो पेंसिल दिख रहा है इस पेंसिल पे हमने क्या किया, एक कोई पॉइंट ले लिया A1 और इस पे कोई पॉइंट ले लिया, क्या चीज़, A2 ले लिया, ठीक। पेन और पेंसिल पे एक एक पॉइंट हमने इस तरीके से ले लिया, क्योंकि ये और ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं। तो अगर मान लो मैं इस वेक्टर को यहाँ से इसको मिलाता हूँ तो आप ऐसे इमेजिन करो ना कि एक ट्रायंगल बनेगा, और वो ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये देखो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे बन रहा है, मतलब ये एक लाइन हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। और स्पेस में आप ऐसे समझो ना, इन दोनों के बीच का एक लाइन हमने ऐसे मिला दिया, ये परपेंडिकुलर ये लाइन है और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मैं मिला दे रहा हूँ, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, ये और ये ऐसे बन रहा है ट्रायंगल। तो जब ये ट्रायंगल बनेगा तो फिर हमारा जो डिस्टेंस है, इसके अलावा देखो आप दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाल रहे हो, ये हमारा
ये जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, वो क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है। ठीक, पी क्यू आ रहा है। और जो हम वेक्टर लिए हैं, एस आर वेक्टर मान रहे हैं, वो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आ रहा है, एस आर वेक्टर। तो पी क्यू और एस आर के बीच का जो मैं एंगल मान रहा था, वो क्या आ रहा है, ये वाला एंगल आएगा। मतलब ये वेक्टर आ रहा है, तीसरा हमने ले लिया, ये है ऐसे। तो इनके बीच का जो एंगल लूंगा, ये वाला, ये छोटी वाली पेंसिल जो बना रही है, ये एंगल आ रहा है, इनके बीच का एंगल, समझ रहे हो, इस तरीके से बनेगा। तो पी क्यू और एस आर के बीच का जो एंगल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कौन सा हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये पेंसिल को मैं चिपका दूंगा तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा है। तो बेसिकली हमको यही तो कैलकुलेट कर कि जो ट्रायंगल बनाया है इस तरीके से वो हो वेक्टर था। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है, मान लो हमने ये मान लिया, ये थीटा, क्योंकि ये वाला तो 90 डिग्री आ रहा है ना, ये लाइन 1 है और यहाँ से एक लाइन पास कर रहा है, ये वाला, ये लाइन 2 है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ऐसे लाइन जा रहा है। तो इनके बीच का ये जो हमारा ये पी क्यू है और ये एस आर है, तो पी क्यू और एस आर के बीच का एंगल यही तो आ रहा है, और ये डिस्टेंस हमारा ये आ रहा है, समझ रहे हो। तो फिर एस आर के टर्म्स में हमारा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एस आर के टर्म्स में अगर हम डी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू एस आर कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसी समझ लो, इस ट्रायंगल मान लो हमने इस तरीके से बना दिया है, समझ गए। जो हम लोग निकालते हैं फिजिक्स में वही है, डी का वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी इज इक्वल टू एस आर कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब अगर मान लो एस आर कॉस थीटा आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ जो हमने कैलकुलेट, कॉस थीटा का वैल्यू हमको मिल गया, मैं यहाँ रख लेता हूँ एस इंटू आर का मॉड, और यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू पी क्यू वेक्टर, फिर एस आर वेक्टर डिवाइड बाई पी क्यू का मॉड, फिर एस आर का मॉड। ठीक, तो एस आर और एस आर का मॉड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, पी क्यू डॉट एस आर डिवाइड बाई पी क्यू का मॉड। तो ये हमारा डी आ जाएगा। अब डी की वैल्यू को रखते हैं, ये तो हमारा एस आर पी क्यू वगैरह आ गया। तो पी क्यू वाला हमारा वैल्यू क्या आएगा, पी क्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था, पी क्यू का वैल्यू हमारा आ जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर है ना ये, तो परपेंडिकुलर वेक्टर हमारा आ जाएगा b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मॉड। परपेंडिकुलर वेक्टर ये जो हमारा ये है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, तो यही तो हमारा आएगा पी क्यू वेक्टर, यूनिट वेक्टर एक्चुअली आएगा। तो अगर मान लो मैं डी कैलकुलेट करता हूँ यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, अगर मान लो मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो वो हमारा आ जाएगा क्या चीज़, b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मॉड। ठीक, और फिर एस आर कितना आ जाएगा, एस आर का दो पोजीशन वेक्टर है, क्या चीज़, a2 माइनस a1। तो ये हमने लिख लिया, डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दोनों साइड में यहाँ डी एन कैप हमने लिखा था, तो दोनों साइड में अगर मैं मॉड लूँगा तो ये एन कैप हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब कैंसिल नहीं, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, डी वेक्टर इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मॉड और डॉट a2 माइनस a1। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर मान लो आप पढ़ोगे तो उसके लिए हमारा देखो इक्वेशन क्या है, इसी से हम लोग चाहेंगे तो डिराइव कर सकते हैं, इसी से एक्चुअली कैलकुलेट भी कर सकते हैं इजीली। देखो हमारा इक्वेशन क्या दिया, दो लाइन का इक्वेशन ले लिया, x माइनस x1 अपन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपन c1। ठीक, और दूसरा लाइन x माइनस x2 अपन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपन मान लो c2 हो गया। ठीक है, तो अगर मान लो हमको ये कैलकुलेट करना है दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसी में हम यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे यूज़ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यही वैल्यू आ जाएगा। एक्चुअली ये क्या हो रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, यानी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो डायरेक्टली मैं यूज़ कर सकता हूँ a2 माइनस a1 यानी x2 माइनस x1
y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 हो जाएगा। फिर b1 का वैल्यू a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, c1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b2 वेक्टर और c2 वेक्टर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मॉड, है ना। तो b1 क्रॉस b2 का मॉड अगर मान लो यहाँ कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, b1c2 स्क्वायर रूट ऑफ b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लिया, फिर प्लस c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है इन कार्टेशियन फॉर्म, या इसी को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। ये जो हमने नीचे डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया, इसी को आप क्या लिख सकते हो इस तरीके से, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर a1 b1 c1, यहाँ a2 b2 c2 डिवाइड बाई आपने क्या लिखा डिटर्मिनेंट फॉर्म में i j k, फिर क्या आएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मॉड, 2 बार मॉड ऐसे। तो ये हमारा होता है क्या चीज़, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, और ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और वो लाइंस क्या क्या दिए हुए हैं, मान लो हमने x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7, एंड दूसरा लाइन लिखा x माइनस 1 डिवाइड बाई 4 वाई माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाई 7, ये हमने लिखा। तो इसको कैलकुलेट करिए। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ये x2 और x1 दोनों सेम है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और 3 और 3 यहाँ भी 0 हो गया, तीनों 0 हो गया। अब अगर ये तीनों 0 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अगर आप करोगे तो ये दोनों यहाँ 1 2 3 यहाँ भी लिखा हुआ, 1 2 3 यहाँ भी लिखा हुआ, तो ये 0 हो जाएगा फिर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। समझ गए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कैलकुलेट करने वाला। मान लो हमने क्वेश्चन लिखा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। क्या दिया हुआ, x बाई 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू जेड माइनस 4 डिवाइड बाई 3, एंड x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू जेड माइनस 3 डिवाइड बाई 8। कंडीशन फॉर टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मतलब अगर मान लो हमारे पास लाइन का एक क्वेश्चन और दिया हो, ये पॉइंट्स दिए हुए हों, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये क्या होगा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस। तो देखो पहली चीज़ तो हमको ये पता है कि अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो d 0 होगा, ये तो पता ही है नहीं। तो x2 माइनस x1 ये हमारा फार्मूला होता है d के लिए, y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1, फिर ये क्या आ जाता है a1 b1 और ये c1, फिर a2 b2 और ये c2। जब d 0 होगा तो यहाँ पे भी आपका डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये बनाएं कंडीशन लिखें तो कंडीशन हमारा क्या आ जाएगा, मान लो हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया क्या चीज़, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 और z2 माइनस
Z1, फिर A1, B1, C1, A2, B2 एंड C2 विल बी इक्वल टू 0। ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? वेक्टर फॉर्म में आ गया। अच्छा, अगर इसी को मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो हमारा क्या आएगा? A2 माइनस A1 है डॉट B1 क्रॉस B2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, ये वेक्टर फॉर्म में होगा और ये वाला कार्टेशियन फॉर्म में होगा। तो कंडीशन भी हमसे कई बार पूछा जाता है कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच टू स्क्यू लाइंस विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर। समझ गए? क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि D 0 होगा भाई। जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस 0 होगा। तो जब D 0 होगा तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बस हमारा यही वैल्यू आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको घुमा फिरा करके कई बार हमसे पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। आ जाते हैं फिर हम लोग 12.3 एक्सरसाइज 12.3 में एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 19, पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ 12.3। ट्राई करके देखो बन रहा है क्या। फिर से वही क्वेश्चन 1 2 3 2 4 5